हेलो एवरीवन। मेरा नाम गोपाल सोमानी है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो आज हम डिस्कस करेंगे परचेज के केस में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है, सेलिंग कंपनी के केस में और परचेजिंग कंपनी के केस में। ठीक है, तो आई आई होप दैट आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस देख रखे होंगे। अमालगमेशन के बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड अकाउंटिंग एंट्री इन केस ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज की इस क्लास पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट का एक जस्ट जनरिक आइटम्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि हम जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे वो हमें समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है मतलब लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेंटरी, बैंक, फिक्स्ड एसेट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पी&एल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने अलग से लिखा है, डिवेंचर और करंट लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ओके, तो हम परचेसिंग केस में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। तो सपोज सेलिंग कंपनी बुक्स में बैलेंस शीट में ये सब आइटम्स हैं। ठीक है, तो हमने मर्जर में क्या देखा था कि जब भी हम कंपनी को क्लोज करते हैं तो एक नया अकाउंट ओपन होता है, रिलेशन अकाउंट, और उसमें जो भी एसेट और लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी टेक ओवर करती है, ले लेती है, वो उसमें ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मर्जर के केस में क्योंकि सारी एसेट और लायबिलिटीज ले लेते थे तो हमने सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी थी इंक्लूडिंग रिजर्व। बट इन द नेचर ऑफ मर्जर उसमें क्या होता है, सारी एसेट और लायबिलिटीज नहीं लेते हैं और जरूरी नहीं कि सारी एसेट और लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ली जाए। ठीक है, तो जो भी एसेट और लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी लेती है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहली एंट्री वही होगी। तो जो भी एसेट्स है जो परचेसिंग कंपनी ले रही है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए एसेट डेबिट बैलेंस होता है, इन्हें क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। यहाँ पे आपको एसेट का नाम लिखना है, जो जो भी नाम हो, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स। तो ये एंट्री हम बुक वैल्यू पे करेंगे। ओके, तो सपोज करते हैं जैसे बिल्डिंग उसने ले ली, डेटर्स ले लिए, इन्वेंट्री ले ली। ठीक है, तो ये तीनों, और हाँ मर्जर के परचेज के केस में न तो वो रिजर्व लेते हैं ना वो फिक्स्ड एसेट लेंगे। तो वॉट एवर जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो एसेट परचेजिंग कंपनी लेगी और वो ही हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सपोज हम ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। सपोज ये तीन एसेट परचेजिंग कंपनी ले रही है तो ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे इस एंट्री के थ्रू। इंडिविजुअल नाम लिखना है आपको एसेट का। ठीक है, और अब इस साइड जो जो भी लायबिलिटीज ले रही हैं परचेसिंग कंपनी वो हमें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, अब उनको ट्रांसफर करने के लिए, उनको बंद करने के लिए डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भी बुक वैल्यू से। तो ये दो कौन सी एसेट और लायबिलिटी है, जो भी टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। जो भी एसेट और लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी ले रही है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सपोज हमने क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए, तो सपोज ये क्रेडिटर ही ले लिए, न तो डिवेंचर ले लिए ना ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ले लिए। ठीक है, तो जो एसेट और लायबिलिटीज कंपनी ले रही है परचेजिंग कंपनी वो हमने ट्रांसफर कर दिए। तीसरी एंट्री होगी हमारी परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की। ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन किससे मिलता है, परचेजिंग कंपनी से। ठीक है, तो एक तरह से वो हमारे डेटर हो गए, तो उसको हम डेबिट करेंगे, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
ये हमारी हो गई पीसी ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री, ठीक है। अब फिर हमें परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा, तो हमें परचेज कंसिडरेशन में क्या हो सकता है, इट कैन बी इक्विटी शेयर, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर, इट कैन बी कैश, एनीथिंग, ठीक है ना। तो वो हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करेंगे तो वो सब डेबिट हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, और अगर कैश मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी, क्योंकि हमें किससे मिल रहा है, परचेजिंग कंपनी से मिल रहा है, ठीक है। असेट ट्रांसफर, लायबिलिटीज ट्रांसफर, परचेजिंग कंपनी से हमारा कंसिडरेशन ड्यू और कंसिडरेशन रिसीव, ठीक है। एक और हमें बात ध्यान में रखने की है, हमने डिस्कस किया था जब हम एज 14 डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिन्हें स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, जो एक सर्टेन पीरियड के लिए मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर परचेज सेलिंग कंपनी की बुक्स में ये है, जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व कोई है और उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है, सपोज 8 साल के लिए मेंटेन करना था, बट अभी तक इस कंपनी को 3 साल ही हुए, तो उसको आगे 5 साल तक और मेंटेन करना पड़ेगा। तब ये कंपनी जब बंद होगी तो उसे कौन मेंटेन करेगा, तो जो कंपनी परचेज कर रही है इसे, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस केस में ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये परचेजिंग कंपनी के द्वारा लिए जाएंगे, ओके। अब चूंकि ये भी परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है, तो इसे भी हमें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है कि जो भी एसेट और लायबिलिटीज ली जा रही है उसे हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जो एक और एंट्री होगी वो स्टैट्यूटरी रिजर्व को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की होगी। तो मैं ये हटा देता हूं अभी। तो अब स्टैट्यूटरी रिजर्व लायबिलिटी साइड में है, इसको क्लोज करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके। तो अब हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट भी क्लोज हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो भी एसेट उसने टेक ओवर किया उसको ट्रांसफर कर दिया, जो भी लायबिलिटीज टेक ओवर की उसको ट्रांसफर कर दिया, परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया, परचेज कंसिडरेशन रिसीव किया, स्टैट्यूटरी रिजर्व हमने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमारे पास डिबेंचर्स को पेमेंट करना है, जो भी असेट या लायबिलिटीज ने नहीं ली उसे पेमेंट करना है, तो हम उनकी एंट्री करेंगे। तो अब जो एसेट और लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी नहीं लेती है, तो अब वो इसी सेलिंग कंपनी को ही सेल करना पड़ेगा, और मतलब सेल करके उसे मींस दे हैव टू सेल व्हाटएवर स्पेंडिंग दे हैव टू सेल, एंड जो भी लायबिलिटी स्पेंडिंग है उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब जैसे उसे लैंड सेल करनी पड़ेगी उसे, तो अब जब लैंड सेल करेंगे तो दे विल रिसीव कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां मैं लिख देता हूं सेल ऑफ एसेट, जो भी पेंडिंग एसेट है उसे बेचनी पड़ेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जो भी एसेट्स है, ठीक है। अब बेचेगी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट के केस में तो रिलेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस के केस में है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल ऑफ एसेट व्हाटएवर इज डिफरेंस दैट विल ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, उस केस में नेक्स्ट। तो ऐसे करके हमारा ये लैंड अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, लैंड सपोज इन दिस केस, ठीक है। और नाउ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो जो भी लायबिलिटी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ड्यू है तो ये पेमेंट करना पड़ेगा,
तो पेमेंट कैसे होगा, बैंक से, तो टू बैंक, और क्योंकि लायबिलिटी है इसको पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगी, तो व्हाट आर लायबिलिटीज देयर, तो जो भी लायबिलिटी है इस केस में ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। इसमें भी हम कम पे कर सकते हैं, ज्यादा पे कर सकते हैं, जैसा भी है वो जो भी बैलेंस होगा वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, टू रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन, ठीक है। सेम केस लॉस और प्रॉफिट, ओके। तो ऐसे करके हमारा ये अकाउंट बंद हो जाएगा, तो हमारी करंट लायबिलिटी क्लोज हो गई, ठीक है। अब एंट्री होगी डिबेंचर की। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना, अगर आपको सेलिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है, आपको ये यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी अकाउंट्स है वो सब क्लोज हो जाए। तो सबके बारे में आपको एंट्री देखनी है, वेदर दिस हैज बीन क्लोज्ड, या तो रिलायंस अकाउंट में डाल के क्लोज होगा, या उसको खुद सेल करेंगे या पेमेंट करेंगे वैसे क्लोज होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में, अगर वो टेक ओवर करती है परचेसिंग कंपनी, ले लेती है डिबेंचर, तो उसको रिलेशन में डाल के खत्म हो जाएगा। नहीं करती है तो इसी कंपनी को, सेलिंग कंपनी को ही डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। अब इनको पेमेंट करना है। अब इनको पेमेंट कैसे कर सकते हैं, कैश के थ्रू कर सकते हैं, या हमें परचेसिंग कंपनी से कुछ डिबेंचर्स मिले हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब पेमेंट करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट कर देंगे, और जो भी हम चीज उन्हें दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं या डिबेंचर्स दे रहे हैं, वॉटेवर, उसको क्रेडिट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ऊपर वाले एंट्री में हमने ड्यू किया था तो वो क्रेडिट हुए थे, अब हमने पेमेंट कर रहे हैं तो उनको डेबिट करके, तो अभी तो एग्जांपल में तो टू बैंक ही लिखा हूं मैं, वरना अगर उनको परचेसिंग कंपनी से डिबेंचर मिलते हैं और वो हम देते हैं, ओके चलो मैं लिख देता हूं, टू डिबेंचर ऑफ परचेसिंग कंपनी, ठीक है। जो भी उसको दे रहे हैं वो हम उससे उसके थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा करके हमारे डिबेंचर्स भी क्लोज रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बचे हैं रिजर्व, बचे हैं P&L, बचा है फिक्टिशियस एसेट, बचे बैंक, बचा और ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा एक और चीज, कई बार क्या होता है डिबेंचर होल्डर्स की जो अमाउंट होती है उससे हम उन्हें कम पेमेंट करते हैं या ज्यादा पेमेंट करते हैं। तो जो भी केस हो, अगर कम पेमेंट और ज्यादा पेमेंट, जो भी डिफरेंस होता है वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि जब हमने अमालगमेशन इन मर्जर देखा था, उसके अकाउंटिंग एंट्री में जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं तो उनकी कैपिटल जो भी कम या ज्यादा होता है वो डिफरेंस रिलेशन अकाउंट में जाता है। ऐसा ही केस डिबेंचर के साथ भी है, और ऐसा ही केस प्रेफरेंस शेयर के साथ होगा जब अभी उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सब ओपन है, ठीक है। तो अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें अलग से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया होता है, मतलब बैलेंस शीट में तो नहीं होगा बट क्वेश्चन में लिखा होता है कि सम परसेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज ड्यू, ठीक है। अब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ड्यू, वो भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, बट वो भी बुक्स में तो है नहीं, तो उसकी एंट्री हमें रिलेशन अकाउंट के थ्रू करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री देख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके। प्रेफरेंस डिविडेंड की उसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो जो भी डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं दे रखा है और
हमें पे करना है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उससे हम इस तरह से एंट्री करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ठीक है। और फिर इस प्रेफरेंशियल डिविडेंड को प्रेफरेंशियल होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये अकाउंट तो बुक्स में है नहीं, ये भी हमने नया क्रिएट किया है और उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स। तो मतलब क्या हुआ, ये हमने उन्हें कैपिटल पे करनी है। ये हमें क्वेश्चन में बोला था कि नया कुछ एडिशनल डिविडेंड है जो उन्हें देना है, तो सबसे पहले हम डिविडेंड की एंट्री की और फिर डिविडेंड को प्रेफरेंशियल होल्डर में ट्रांसफर कर दिया, ताकि अब हमें ये प्लस ये दोनों पेमेंट मिला के उन्हें प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पेमेंट करना है। ये मतलब इसकी एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल या प्रेफरेंशियल डिविडेंड या क्रेडिट हो रहा है फिर डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको कुल मिला के एक सिंगल एंट्री रिलेशन टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन मैंने ये दो एंट्री की है, ठीक है। तो हमें उनकी कैपिटल डी हो गई, उनका डिविडेंड डी हो गया, अब इन दोनों का पेमेंट करना है। तो पेमेंट करेंगे तो ये क्रेडिटर्स है, अब इनको पेमेंट करेंगे तो डेटर्स हो जाएंगे, सॉरी डेबिट हो जाएंगे। तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स डेबिट, अब इनको पेमेंट कैसे, बैंक से करें, प्रेफरेंस शेयर देके करें, परचेसिंग कंपनी के, क्या इक्विटी शेयर जैसा भी हो, टू बैंक टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी और टू इक्विटी शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी, ठीक है। अब इसमें भी अगर उनकी टोटल ड्यू अमाउंट से कुछ भी ज्यादा या कम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो बैलेंस होता है वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद हमारे ये अकाउंट भी क्लोज रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो गए, बस ये अकाउंट ओपन है, इसके अलावा हमारा रिलेशन अकाउंट ओपन है जो हमने अभी नया क्रिएट किया था, और जो भी हमें इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर मिले हैं ऑफ परचेसिंग कंपनी, जो भी हमने कंसिडरेशन मिला था और इसके लिए हमने अकाउंट ओपन किया था, इक्विटी शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी, वो ओपन होगा, ठीक है। एक और एंट्री होती है रिलेशन एक्सपेंस की। तो रिलेशन एक्सपेंस की एंट्री सेम वैसे ही होती है जैसे कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो अभी मैं इसमें वापस डिस्कस नहीं करूंगा। आई होप आप लोगों ने वो पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। तो जैसा भी केस होता है, अगर सेलिंग कंपनी पे कर रही है, परचेसिंग कंपनी पे कर रही है, या परचेसिंग कंपनी से रिइंबर्स होता है, सेम वैसी ही एंट्री होगी, कुछ नया नहीं है, दोनों केसेस में सेम ही एंट्री होगी। तो वो मैं अभी आपको इसमें नहीं बता रहा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब ये रिजर्व वगैरह और फिक्सचर क्लोज करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज करनी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज करने के लिए इसे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल क्लोज हो गई। अब हमें पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक इसी तरह से जो भी हमारा P&L रिजर्व है, जो भी रिजर्व है, जो भी एसेट है, वो सब हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करनी है। तो पहले हम क्रेडिट साइड वाले P&L और रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी साइड में है, क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, P&L डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है। फिक्स्ड शेयर एसेट बची हुई है, ठीक है। या अगर इधर P&L का कोई डेबिट बैलेंस होता है तो वो होगा, तो इसे भी हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डालना है। तो ये एसेट साइड में है, मींस डेबिट बैलेंस से क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट टू P&L अगर कोई लॉस है तो, ठीक है। रिजर्व P&L ट्रांसफर कर देंगे, कोई लॉस हो रहा है, लॉस है या फिक्टिशियस एसेट है, वो ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ठीक है। एक ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हमारा ओपन है नया, और ये भी क्लोज,
ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, किसको ट्रांसफर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा प्रॉफिट और लॉस कौन बेयर करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट है, तो उसे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब दोनों केसेस में ट्रांसफर करेंगे। अब फर्स्ट केस में क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को और इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे। अगर रिवर्स होता है, अगर रियलाइजेशन का डेबिट साइड ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो उस केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये वाली एंट्री है प्रॉफिट के केस में, जब रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है तो क्लोज करने के लिए हमें डेबिट करना है। ठीक है, और डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है मतलब लॉस है, तो क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करना है। ठीक है, तो ये करने मतलब रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब से हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ओपन है, जो भी हमें कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर मिले वो ओपन है, और बैंक अकाउंट ओपन है। ठीक है, बस लास्ट हमारी एंट्री ये है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और बैंक है, बैंक में जो भी कैश में उन्हें पेमेंट करना है। तो लास्ट हमारी एंट्री होगी पेमेंट करने की इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी टू बैंक। तो इसके बाद हमारा बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। तो उसके बाद हमारी बुक्स बंद हो गई और ये कंप्लीट एंट्रीज है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। तो हमने सबसे पहले एक बार जस्ट समरी बताया था मैं आपको, जो भी एसेट कंपनी ले रही है परचेजिंग कंपनी उसे ट्रांसफर करें रियलाइजेशन में, जो भी फिर लायबिलिटीज ले रही है उन्हें ट्रांसफर करें रियलाइजेशन में। स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर लेती है, लेने ही पड़ेंगे वो तो उसे ट्रांसफर करें रियलाइजेशन में। ठीक है, फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू करना है, परचेज कंसिडरेशन रिसीव करना है, फिर डिबेंचर्स को ड्यू करके उनका पेमेंट करना है। अगर परचेसिंग कंपनी नहीं ले रही है तो, अगर ले रही है तो कहां जाएगा, क्योंकि साइड लायबिलिटी जो भी लेती है और रियलाइजेशन में जाती है तो डायरेक्टली रियलाइजेशन में चला जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू करनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेमेंट करना है। अगर एडिशनल डिविडेंड होता है जो बैलेंस शीट में नहीं है तो उसको रियलाइजेशन के अकाउंट से क्रिएट करके फिर होल्डर्स में ट्रांसफर करना है और फिर पेमेंट करना है। उसके बाद जो भी रिजर्व और पी&एल है उन्हें ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करना है, फिक्स्ड शेयर एसेट को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करना है और एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, तो हम देखेंगे कि परचेसिंग कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज होती है। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग, परचेजिंग कंपनी बुक्स में लगभग सेम एंट्रीज होती है जो हमने मर्जर केस में देखी थी। जो भी एसेट परचेजिंग कंपनी ले रही है वो उसकी बुक्स में आएगी, जो भी लायबिलिटीज ले रही है जिस भी वैल्यू पे ले रही है उस वैल्यू में आ जाएगी। ठीक है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट तो जो भी एग्रीड वैल्यू है टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी, ये अमाउंट होगी परचेज कंसिडरेशन की। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। ठीक है, अब कई बार जो कंसिडरेशन होता है वो जो भी नेट अमाउंट होती है नेट एसेट उससे ज्यादा होता है या कम होता है। तो अगर ज्यादा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर कम है तो टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ये दोनों बैलेंसिंग फिगर होंगे। ठीक है,